गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 ओवर कैपिटलाइजेशन। तो उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। हाँ जी, इससे पहले ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स ओवर कैपिटलाइजेशन कोई भी फर्म बिजनेस या कंपनी उस टाइम ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में होगी जब उस फर्म मीन्स कंपनी में फंड यानी कि फाइनेंस की शॉर्टेज होगी। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कोई भी फर्म बिजनेस या कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में कब आती है, उसे ये प्रॉब्लम फेस कब करनी होती है, वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। फर्स्ट है ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल। एक कंपनी जब उसे जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उससे मोर देन कैपिटल रेज करती है, तो ऐसे में वो कंपनी उस कंपनी का लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, आइडल रिमेन, यानी कि बेकार पड़ी रहेगी, वो कैपिटल यूज ही नहीं होगी। इससे बिजनेस की यानी कि उस कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और कंपनी और कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो आइडल कैपिटल है उस पर भी डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ द कंपनी विद इन्फ्लेटेड एसेट्स। एक्सेसिव प्राइस पे एसेट्स परचेज करके जब कोई कंपनी प्रमोटेड की जाती है तो इससे उस कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन फेस करनी होती है। कैसे? कंपनी की ऐसी एसेट्स का जो प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होगा और जिन एसेट्स में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है उसके कंपेयर में कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत ही कम, यानी कि अर्निंग तो कम है बट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, तो उसको रिकवर करने में कंपनी को प्रॉब्लम आएगी। मींस फंड की शॉर्टेज होगी और कंपनी और कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? तो मेनली ये सिचुएशन अराइज होती है जब एक पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है पब्लिक कंपनी में। ऐसे में उस पार्टनरशिप फर्म या वो जो प्राइवेट कंपनी है उसकी एसेट्स हाई प्राइस पे पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और कई बार जो प्रमोटर्स होता है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को इन्फ्लेटेड प्राइस पे न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट है प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बूम पीरियड। एक ऐसी कंपनी जिसको बूम टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया है या एक ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको एक्सपेंड किया गया है ड्यूरिंग बूम पीरियड, तो ऐसी दोनों ही कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाएंगी। मीन्स उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। क्यों? जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, न्यू एस्टेब्लिश कंपनी किस टाइम एस्टेब्लिश हुई है? वो ड्यूरिंग बूम पीरियड, तो उसे किसी ना किसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो जिस टाइम वो इन्वेस्टमेंट करेगी उसे एसेट्स में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन जैसे ही वो बूम पीरियड डिसअपीयर होगा और डिप्रेशन टाइम पीरियड आएगा तो ऐसे में उन एसेट्स का जो प्राइस है वो रियल में कम हो जाएगा बट बुक में तो वो ओरिजिनल वैल्यू पर ही शो होंगी। इससे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी और अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होने का मतलब फंड की शॉर्टेज, और फंड शॉर्टेज मीन्स ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन फेस करनी होगी। नेक्स्ट है हाई प्रमोशन एक्सपेंसेज। अगर किसी कंपनी के प्रमोशन पर हैवी एक्सपेंसेस किए गए हैं तो इससे भी उस कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करनी होगी। प्रमोशन के टाइम एक्सपेंसेस लाइक शेयर इशू या अंडरराइटिंग ऑफ शेयर पे ज़्यादा एक्सपेंसेस किए गए हैं, या जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी सर्विस के लिए ज़्यादा सैलरी ली है, तो जो ये प्रमोशन के टाइम हैवी एक्सपेंसेस किए गए हैं इनसे कंपनी को क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी? कंपनी की अर्निंग का एक मेजर पार्ट इनको राइट ऑफ करने में यूज हो जाएगा। इससे कंपनी के पास अर्निंग यानी कि प्रॉफिट कम बचेगा, और प्रॉफिट कम बचेगा तो वो फेयर डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर पाएगी। मीन्स जो रेट प्रजेंट में मार्केट के अंदर है उस रेट के अकॉर्डिंग यानी कि डिविडेंड की रेट कम हो जाएगी। इससे इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगी और फ्यूचर में फिर जो इन्वेस्टर हैं
वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि फंड की शॉर्टेज आएगी। नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, यानी कि जब कंपनी को प्रमोट किया गया, जब कंपनी एस्टेब्लिश की गई, उस टाइम कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग है वो ज़्यादा एस्टिमेट कर ली, बट एक्चुअल में जब उस कंपनी ने वर्क किया तो उसकी एक्चुअल अर्निंग उसकी जो फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग थी उससे कम मिली। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इससे ये ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट की पर एनम ₹50,000 और इसकी करंट रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इसके अकॉर्डिंग उस फर्म की जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो फिक्स की गई 5 लाख। कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग बाय में रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, यानी कि 50,000 बाय में 10 इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आएगी 5 लाख। बट एक्चुअल में इस कंपनी की जो अर्निंग है वो कितनी थी? 40,000। तो एक्चुअल अर्निंग के अकॉर्डिंग रेट यही है 10% रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो तो कितनी है? 4 लाख, यानी कि 40,000 बाय में रेट वही 10% इंटू 100। और स्टार्टिंग में जो प्रमोटर्स हैं, जिस टाइम कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने कितना एस्टिमेशन लगाया था अर्निंग का? 50,000 का, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? 40,000। तो ओवर एस्टिमेशन किया था ना अर्निंग का। इससे कैपिटलाइजेशन की जो 1 लाख का अमाउंट है वो बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जो 1 लाख हैं कैपिटल के, ये तो क्या रहेंगे? रिमेन आइडल, बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम फेस कर। हाँ जी, नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। अच्छा, दोनों में आप डिफरेंस ध्यान रखना, 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में। 5th पॉइंट में तो जो अर्निंग का अमाउंट है उसका ओवर एस्टिमेशन किया था, मीन्स ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया था। बट यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको अंडर एस्टिमेट किया है, अमाउंट को नहीं, रेट ऑफ रिटर्न को। तो रेट ऑफ रिटर्न जब एक्चुअल से लेस देन एस्टिमेट कर लेते हैं तो कोई भी फर्म या बिजनेस ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में कैसे आता है, ये स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। एक कंसर्न मे हैव करेक्टली एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ इट्स अर्निंग, यानी कि एक कंपनी, न्यू एस्टेब्लिश कंपनी, जिसमें उसका जो अर्निंग का अमाउंट है, फ्यूचर अर्निंग का, वो तो बिल्कुल करेक्ट एस्टिमेट कर लिया, बट जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन की रेट है, वो एक्चुअल रेट से कम एस्टिमेट कर ली उन्होंने। इसे हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं उस कंपनी की जो अर्निंग है, एनुअल अर्निंग है, वो एस्टिमेट की गई ₹50,000 और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स की गई 10%। तो इसके अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन की वैल्यू है वो फिक्स हुई 5 लाख, यानी कि 50,000 बाई में 10 इंटू 100। लेकिन एक्चुअल जो रेट ऑफ रिटर्न थी वो कितनी थी? 12.5%। तो ये क्लियर भाई, इन्होंने एज्यूम तो कितनी की थी? 10%, लेकिन रियल में वो कितनी मिली? 12.5%। तो अंडर एस्टिमेशन किया ना रेट ऑफ रिटर्न का, तो 12.5 के अकॉर्डिंग उस कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 50,000 बाई में 12.5 इंटू 100, यानी कि 4 लाख। बट है कितनी? 5 लाख, तो वही 1 लाख का डिफरेंस। तो जो ये 1 लाख है कैपिटलाइजेशन की वैल्यू डिफरेंस, ये उस कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में लेके आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कई बार जब कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है तो उस टाइम प्रमोटर्स उस कंपनी को जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम कैपिटल एस्टिमेट करते हैं। ऐसे में उस कंपनी को वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ता है अपनी फंड, यानी कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इससे उस कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्निंग का एक मेजर पार्ट उन इंटरेस्ट की पेमेंट करने में ही यूज़ हो जाएगा, यानी कि कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करनी होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है
इनएडिक्यूट डेप्रिसिएशन, जब एक कंपनी को डेप्रिसिएशन के लिए जितने प्रोविज़न बनाने थे या जितने प्रोविज़न क्रिएट करने चाहिए थे, ऐसे ही एसेट्स रिप्लेसमेंट के लिए जितने प्रोविज़न क्रिएट करने चाहिए थे वो सफिशिएंट नहीं है। मीन्स रिप्लेसमेंट के लिए मैं मान लेती हूँ किसी एसेट्स की रिप्लेसमेंट के लिए 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उस कंपनी ने जो प्रोविज़न क्रिएट किया उससे बस 6 लाख ही अरेंज हो पाए। मीन्स जब किसी भी फर्म, बिजनेस या कंपनी का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, जितने फंड की रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो ऐसे में उस फर्म या कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम पे उस ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए उस कंपनी के पास फाइनेंस यानी कि फंड नहीं होगा, फंड की शॉर्टेज होगी। अब फंड की शॉर्टेज होगी तो उसे और कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करनी होगी। नेक्स्ट है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट या अर्निंग को री इन्वेस्ट करने की बजाय वेरी हाई रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड देना पसंद करती हैं। ऐसी कंपनी को एसेट्स जो उनकी ओल्ड एसेट्स है उनको रिप्लेसमेंट करने में प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि जिस टाइम एसेट्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं होगा, और ये भी हो सकता है वो अपनी मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसे वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोन लेना पड़े। इससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी अर्निंग का एक लार्ज पार्ट, जैसे अगर वो एसेट्स को रिप्लेस करना चाहती है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर उन्होंने जो लोन लिया है उसकी जो इंटरेस्ट की रेट है वो तो बहुत हाई है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो फंड की शॉर्टेज आएगी ना। फंड की शॉर्टेज आने का मतलब और कैपिटलाइज्ड होगी वो। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। टैक्स की हाई रेट भी एक कंपनी को और कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में लेके आती है, क्योंकि इससे उस कंपनी या फर्म की अर्निंग या प्रॉफिट का एक लार्ज पार्ट टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाता है और उसके पास बहुत ही कम अर्निंग या फिर प्रॉफिट बचता है, जिससे उसको फंड की शॉर्टेज फेस करनी होगी। इट मीन्स और कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज होगी।